नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चैंगमो को एहसास होने लगता है कि शायद वो यीमू को पसंद करता है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चैन, आप यहाँ हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको ही ढूंढने आपके ऑफिस में आने वाली थी। अचानक से आवाज सुनाई दी और चैंगमो के सामने ल्यूई आके खड़ी हो गई। चैंगमो ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बोला, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या बात है? ल्यूई थोड़ी और मुस्कुराई और बोली, मिस्टर चैन, क्या आप भूल गए? आपने मुझे पिछले हफ्ते ही एक बिला बुक करने के लिए कहा था और आपने कहा था कि सभी कलीग्स को इनवाइट करना और हम सब लोग पार्टी करेंगे। चैंगमो ने अपनी आंखें नीची कर ली और धीमे से बोला, मैं आज मूड में नहीं हूँ, ये सब कैंसिल कर दो। ल्यूई थोड़ी सी शर्मिंदा हुई और बोली, लेकिन मिस्टर चैन, मैंने तो सभी को इनविटेशन भेज दिया है। और उसके बाद उसने हाथ उठाया और मिस्टर चैन को कहा, वो देखिए। और चैंगमो सभी कुलीग्स की ओर देखने लगा और उसने देखा कि सभी वर्कर्स उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और वो सीटें बजा रहे थे। बॉस के रूप में वो इतना कठोर नहीं हो सकता था। वो इन सब लोगों का मजा खराब करना नहीं चाहता था और उसने पहले ही कहा था तो वो अपने शब्दों से भी नहीं मुकर सकता था। कुछ देर बाद सोचने लगा और सोचते हुए चैंगमो बोला, क्या सब कुछ सेटल हो गया है? ल्यूई बोलती है, मैंने पहले ही सभी बिजनेसमैन जो भी हमारे पार्टनर हैं उन सभी को मैसेज कर दिया है और खाने पीने का भी इंतजाम करा दिया है और स्विमिंग पूल को भी साफ करा दिया है। 10 मिनट बाद ऑफिस की भी छुट्टी हो जाएगी और सभी आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। चैंगमो चुप था और वो कोल्डली बोलता है, ठीक है, सभी को तैयार होने दो और फिर हम सब लोग एक साथ ही चलते हैं। ल्यूई बोलती है, ठीक है, मैं सभी को अभी बता कर आती हूँ। और वो खुशी खुशी जाने लगती है। तभी चैंगमो बोलता है, रुको। ल्यूई, क्या हुआ मिस्टर चैन? ल्यूई ने झिझकते हुए चैंगमो की ओर देखा। उसे डर था कहीं चैंगमो अपनी बात से पीछे न हट जाए। चैंगमो ने अपने हाथ पॉकेट में डाले और अपनी चिन से चाय के रूम की ओर इशारा किया। उसकी प्रोफाइल बहुत ही डरावनी लग रही थी। ल्यूई डायरेक्शन में देखती है। यीमू अभी भी वहां पर सो रहा था। तभी चैंगमो बोलता है, ये इंसान काम के टाइम पर भी सोता है। जाओ सभी वर्कर्स को रिपोर्ट करो और इसके बोनस को काट दो। चैंगमो ने कोल्डली बोला। ल्यूई और चैंगमो के बीच में बातें हो ही रही थी। तभी ल्यूई सोचती है, यीमू हमेशा से ही उसकी मदद करता हुआ आया है। यीमू और ल्यूई के संबंध अच्छे हैं। वो यीमू की साइड लेते हुए बोलती है, यीमू हाल ही में कई प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहा है और उसे बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है। इसी की वजह से शायद वो थक गया है। चैंगमो अचानक से ल्यूई की ओर देखने लगता है और कोल्डली बोलता है, तुमने कब से ज्यादा बातें करना शुरू कर दिया? ल्यूई चैंगमो की ओर देखती है और कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी चैंगमो का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं सभी को बता दूंगी और उन्हें रिकॉर्ड देने के लिए भी बोल दूंगी। चैंगमो जानता था ल्यूई का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। वो रुकी नहीं और उसने मुड़कर भी नहीं देखा, वो सीधी निकल गई। ल्यूई जाकर यीमू के पास रुक जाती है और यीमू के कंधे को थपथपाती है। यीमू की नींद खुलती है और वो बोलता है, सिस्टर ल्यूई। यीमू बहुत देर से सो रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। ल्यूई ने यीमू को देखा और बोला, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? उठो, जाने का समय है। वो इस हसीन शाम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यीमू से उसके बोनस कट जाने के बारे में कुछ भी नहीं बोला और ना ही उसने बताया कि चैंगमो ने उससे क्या कहा है। वो नहीं चाहती थी कि यीमू का मूड खराब हो जाए। यीमू ने सिर नीचे किया और धीमी आवाज में बोला, शायद मैं हाल ही में ठीक से नहीं सोया हूँ, इस वजह से मुझे नींद आ गई। ल्यूई ने यीमू की ओर देखा और उससे बोला, मुझे लगा ही था तुम कुछ ठीक से नहीं सोए हो। उठो तुम और जल्दी से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओ, हम सब लोग डिनर पर जा रहे हैं। हालांकि यीमू उस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता था, मगर उसने चैंगमो को जिक्र करते हुए सुना था। वो नॉर्मली पूछता है, कौन सी जगह है? ल्यूई बोलती है, होटल यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मैंने टैक्सियों का इंतजाम कर दिया है, मगर ड्राइवर स्थायी रूप से आया था तो थोड़ी भीड़ थी, इसीलिए क्या तुम मिस्टर चैन के साथ में आ सकते हो उनकी कार से? यीमू ये सुनकर ल्यूई की ओर देखने लगता है। ल्यूई जानती थी कि वो क्या सोच रहा है, इसीलिए वो बोलती है,
हाल ही दिनों में बॉस कुछ ज्यादा ही परेशान है, तुम उनकी बातों को दिल पे मत लो, और वो ऐसे ही हैं, तुम जानते हो ना। ये मुंह समझ जाता है और अपना सिर हिलाता है और बोलता है, ठीक है, मैं उनका इंतजार करूंगा और उनके साथ ही आ जाऊंगा। लुई बोलती है, हाँ ठीक है। वह देखती है कि सब कुछ सेटल हो चुका है, इसलिए वो पहले वहां से जाना चाहती थी और बोलती है, मुझे और भी कुछ काम है, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम मिस्टर चैन का इंतजार करो, तुम इस जगह पे आ जाना। और वो उसको एक नोट देती है। यीमू ने उस नोट को लिया और बड़े विनम्रता से जवाब दिया। लुई का बिहेवियर हमेशा से यीमू के साथ में बहुत ही अच्छा था और बिना देर किए वो वहां से चली गई। यीमू ऑफिस के बाहर चैंगमो का इंतजार करता रहा और वो वहीं सीट लेकर बैठ गया। करीब आधे घंटे तक वो वहां पर बैठा रहा। चैंगमो को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका बाहर इंतजार कर रहा है। जब चैंगमो ऑफिस से बाहर निकला, उसने यीमू को देखा और उसने बोला, तुम यहाँ क्यों हो? यीमू बड़ी सैड नजरों से चैंगमो की ओर देखता है और बस इतना बोलता है, अगर तुमको कोई असुविधा ना हो तो मुझे आपके साथ जाना है। चैंगमो ये सुनता है और उसका चेहरा थोड़ा सा चिंतित दिखाई देने लगता है और वो दिल से बहुत ही सैड था। यह ठीक नहीं है, वो जितना इस इंसान से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और उतने ही मौके आ रहे हैं कि उसका सामना करना पड़ रहा है। वो पॉकेट में से चाबियां निकालता है और उन्हें यीमू की ओर फेंकता है और बोलता है, ठीक है कार तुम चलाओगे। और वो बिना रिस्पॉन्स का वेट किए वहां से चला जाता है। गाड़ी गैराज में थी और वो थोड़ी दूर था। वो दोनों एक साथ में ऐसे ही चलते रहते हैं और दोनों में से कोई भी किसी से कुछ नहीं बोलता। माहौल पूरा शांत था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद में वो कार के पास पहुंचते हैं और चैंगमो जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और यीमू ड्राइविंग स्टार्ट करता है। उनका माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा कि सुबह लिफ्ट में था। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। लगभग आधा घंटे के बाद वो होटल पहुंच गए और वहां पहुंचकर यीमू ने गाड़ी रोक दी। चैंगमो बहुत ही तेज था। वो गाड़ी से उतरा और भीड़ में जाकर गुम हो गया। यीमू चैंगमो को अभी तक कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया था। वो उसे चारों ओर देखने की कोशिश करता है मगर उसे चैंगमो दिखाई नहीं देता। वो धीमे से अंदर जाता है। वो थोड़ा सा थका हुआ था। वो एक शांत जगह देखता है और एक ग्लास उठाता है जिसमें कि गर्म पानी था और वो जाकर कोने में शांति से चुपचाप बैठ जाता है। ल्यूई ने माइक्रोफोन लिया और वो सभी का वेलकम करने लगी और वो कुछ प्यारे प्यारे शब्द बोलने लगी जिससे कि सभी का मनोरंजन हो सके। और उसके बाद में धीमे धीमे म्यूजिक बजने लगा। जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई, सभी लोग भगने और दौड़ने लगे और सभी जाकर बार की ओर खड़े हो गए और सभी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिए। शो शुरू हो गया। पार्टी स्विमिंग पूल पर थी। सभी लोग बोल रहे थे, पियो पियो, गाओ गाओ, नाचो नाचो, यही तो जीवन का आनंद है। यीमू को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां पर नहीं जाता। वो उसी कोने में बैठा रहता है और वो पीना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो सिर्फ पानी ही पीता है। उसने सोचा था कि वो थोड़ी देर रुकेगा और वहां से थोड़ी देर बाद वापस चला जाएगा। वो वहां पर बैठकर फोन को देख रहा था। वो कुछ दिनों से काम में इतना बिजी था कि वो ठीक से सो नहीं पाया था। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं पे रेस्ट करने लगता है, मगर कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। तभी चैंगमो को एक आवाज सुनाई देती है, मिस्टर चैंग, मैंने सुना है कि स्विमिंग में आपने मेडल जीता है, तो क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहेंगे? चैंगमो अपना सर उठाता है और वो देखता है कि सामने प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड जो जियो था। ये इंसान बहुत ही अहंकारी था और बहुत ही अभिमानी था। वह हमेशा ही अपने काम को लेकर चैंगमो से झगड़ा करता था और अचानक वो यहाँ पर आ गया। अब वो अकेले ही अपने गुस्से को उस पर निकालने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में चैंगमो को वो एक आंख भी नहीं भाता था, मगर इस बार अगर चैंगमो उसको सबक सिखा पाता है तो उसे बहुत ही खुशी होगी। चैंगमो अपने लिप्स को वाइट करता है और खड़ा हो जाता है। अगर तुम मुझसे कंपटीशन करोगे तो जरूर ही हार जाओगे। जो जियो तिरछा देखता है और बोलता है, मिस्टर चैन, आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे। मुझे डर है कि आप मुझसे हार जाएंगे। और गुस्से में बोलता है, अगर आप मुझे ऐसे ही मूर्ख बनाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नहीं जीत सकते, आप बस बातें बना सकते हैं। अचानक से पार्टी में तेज तेज सीटियां बजने लगी और बोलने लगे लोग, मिस्टर चैन, मिस्टर चैन। लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बोलने लगी, वाह मिस्टर चैन, आप बहुत ही हैंडसम हैं। हे भगवान, इनकी मसल्स कितनी सुंदर हैं। जियो ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया।
चैंगमो ढीली शर्ट पहने हुए पूल के पास जाकर खड़ा हो गया और तेजी से देखने लगा। जोजियो कायर नहीं था, वो भी चुनौती लेने के लिए आगे बढ़ा। रेफरी भी सीटी के साथ में तैयार हो गया और दोनों एक साथ पूल में कूद गए। पानी एकदम से चारों तरफ छलक गया। पानी बहुत ही सुंदर था और उसकी बूंदें चारों ओर बिखर गईं। पलके झपकाते ही चैंगमो मछली की तरह तैरने लगा और कुछ सेकंड में ही उसने अपने किनारे को पार कर लिया। उन दोनों के बीच में कुछ ही दूरी का अंतर था। जोजियो भी पहले स्कूल में कैप्टन रह चुका था, उसकी भी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। पीछे से सब लोग चीयर करने लगे और शोर होने लगा। स्विमिंग कंपटीशन बहुत ही रोचक हो गया था और सब लोग बहुत ही इंटरेस्टेड और एक्साइटेड थे। स्विमिंग पूल की दूरी 200 मीटर थी। जोजियो ने थककर अपनी दूरी तय की। चैंगमो ने बहुत दिनों से ऐसी एक्सरसाइज नहीं की थी। जब वह स्विमिंग पूल से निकला तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो रिफ्रेश हो गया था। उसके पास खड़े सभी लोगों ने उसका उत्साहवर्धन किया। इतने दिनों के बाद से वो परेशान चल रहा था और तुरंत ही उसका मूड ठीक हो गया। तभी अचानक से वेटर उसके पास प्याला लेकर आया और उसने अपना सिर उठाया और एक गिलास पी लिया। चैंगमो को भीगा हुआ देख सभी लड़कियां प्लस कर रही थीं और उसकी ब्यूटी को बहुत ही रिझा रही थीं। उसकी ब्यूटी की सराहना कर रही थीं। सभी वर्कर चिल्लाने लगे, मिस्टर चैन, एक और मिस्टर चैन। चैंगमो ने आमना सामना किया। उसका ड्रिंकिंग पावर अच्छा नहीं था। पहले हमेशा यीमू होता था उसको ब्लॉक करने के लिए, मगर आज यीमू नहीं था और वो बिना रुके पीता गया। आज चैंगमो ने लगभग 10 गिलास रेड वाइन पी ली थी और उसके चेहरे पर स्वेलिंग दिखाई दे रही थी। म्यूजिक बहुत ही तेज बज रहा था और कुछ लोग मानो पागल ही हो गए थे और वो चिल्ला रहे थे, मिस्टर चैन, एक और गिलास, जैसे कि वो शराब पीने के लिए मर रहे थे। चैंगमो का चेहरा कुछ अच्छा नहीं था। वो खुद को कंट्रोल करना जानता था। उसने अपना सर ऊपर उठाया और एक और कप रेड वाइन ले ली और पीने लगा। लुई इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने चैंगमो को बहाने से बाहर बुलाया और उसने देखा कि चैंगमो को चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गई। और चैंगमो बहुत ही भारी था, तो उसे मदद करता हुआ देख यीमू देख लेता है और वो आकर लुई की मदद करने लगता है। और पास में रखी मेज के साइड में एक खाली चेयर थी, उस पर चैंगमो को बिठा देते हैं। लुई ने अपना माथा पहुंचा और कहने लगी, मैं अभी तौलिया लेकर आती हूँ, तब तक तुम इनका ख्याल रखना। यीमू ने हाँ में सर हिलाया और बगल में जाकर बैठ गया। शराब पीने के कारण चैंगमो का गोरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी पूरी बॉडी से शराब की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो चैंगमो को रेड वाइन से निकाला गया है। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी मस्कुलिन बॉडी बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था, इसके कारण उसकी प्रोफाइल और भी ज्यादा स्मार्ट दिख रही थी। बहुत ही सर्दी थी और मौसम कड़ाके की ठंड से भरा हुआ था। यीमू को डर था कहीं चैंगमो को सर्दी ना लग जाए, इस वजह से वो उसको अपने कोट से ढक देता है। हालांकि चैंगमो नशे में था, मगर उसे इतना होश था कि उसके साथ में क्या हो रहा है वो जानता था। चैंगमो को चेयर पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए उसने अपनी चिन को हाथ से सहारा दिया और वो बैठ गया। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही चिन पर हाथ रखकर यीमू को देख रहा था और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो यीमू को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुराते हुए ही बोलता है, रियली ध्यान से देखो, तुम्हारे बच्चे भी कितने खूबसूरत होंगे। यीमू उसे इग्नोर करता है। चैंगमो भी उसकी बात से नाराज नहीं होता, बस उसे देखता रहता है। वो मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और वो यीमू को देख के लगातार मुस्कुराए जा रहा था। यीमू ने अपनी आंखें नीचे की और चैंगमो को मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, क्या ये भी अच्छा लग रहा है? चैंगमो नशे में था, मगर वो स्पष्ट रूप से बोल सकता था और वो उसे देखकर बोलता है, हाँ अच्छा लग रहा है। यीमू मोबाइल में अपना फोटो दिखा रहा था। तभी यीमू नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, मिस्टर चैन, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? चैंगमो नशे में था, मगर उसने इस बात का प्रतिरोध किया और उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे पसंद नहीं। यीमू अपना चेहरा फोन में देखते हुए बोलता है, मिस्टर चैन,
क्या आप मेरे पैर को छूना बंद करेंगे? ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है। चैंगमो का दिमाग थोड़ा ब्लर्ड था और वो बोलता है, क्या कहा तुमने? ये सुनकर चैंगमो सोच में पड़ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मगर यीमू चुप था और वो थोड़ी देर बाद जवाब देता है, मैंने कहा कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज मेरे पैर को छूना बंद कीजिए। ये कहकर वो अपनी नजरें नीचे झुकाता है और चैंगमो को इशारा करने लगता है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और एटमॉस्फेयर में अचानक से चेंज के कारण मौसम बहुत ही घातक हो गया था। चैंगमो ध्यान देता है और वो देखता है अपने हाथों की ओर। जैसे ही उसने चैंगमो के डायरेक्शन में देखा तो यीमू को समझ नहीं आया चैंगमो का चेहरा अचानक से सफेद क्यों पड़ गया। चैंगमो बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। उसने अपने हाथ यीमू की जांघ पर रखे हुए थे। उसे अपने आप पर बहुत ही शर्म आ रही थी। वो जानता था एक गे इंसान के ऐसी जगह पे हाथ रखने से उसे कितना टीस हो रहा होगा और कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। उसने बहुत ही शर्मनाक हरकत की थी। वो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? अगर वो माफी मांगता है तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा होगा। हालांकि वो बहुत ही नशे में था, मगर उसे सब कुछ समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर यीमू के कंधे पर रख लिया। उसका फेस बहुत ही कोल्ड हो गया था। यीमू थोड़ी देर चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसने चैंगमो के हाथ को पकड़ा और उसको हटाने लगा, जो कि उसने यीमू के पेट पर रखा हुआ था, और उसने वापस से चैंगमो की स्टूल पर लेटने में मदद की। ल्यूई तौलिया लेकर आई और उसने चैंगमो की ऐसी हालत देखी तो वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगी और कहने लगी, वास्तव में आज बॉस ने बहुत ही ज्यादा पी ली है। मुझे लगता है यीमू तुम इस पार्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा करो, तुम बॉस को अपने साथ ले जाओ और उन्हें घर पर ड्रॉप कर दो। यीमू वास्तव में इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। उसने ल्यूई की बात सुनने के बाद ज्यादा नहीं सोचा और उसने हाँ में जवाब दे दिया। ल्यूई ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चैंगमो के बालों को पोंछने के लिए उसके पास गई और तौलिया दिया। वो चैंगमो की बॉडी को सुखाना चाहती थी, मगर चैंगमो एक लड़का था और ल्यूई एक लड़की थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इस वजह से वो वहीं पर खड़ी हो गई। यीमू ने ये देखा और यीमू ल्यूई के पास गया और उसके हाथ से तौलिया ले लिया। ल्यूई ने मना नहीं किया। ल्यूई ने चैंगमो के उन कपड़ों को लाने में मदद की जो कि उसने पार्टी से पहले पहन रखे थे। जैसे ही वो यीमू से कुछ कहने वाली थी, पीछे से कुछ लोग आए और उसको पुकारने लगे, दीदी कितनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम पूरा टाइम काम ही करती रहती हो, चलो ना एंजॉय करते हैं। ल्यूई बोलती है, बॉस नशे में है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं क्या, तुम चलो मैं आती हूँ। मगर वो लोग नहीं मानते। ल्यूई असहाय थी और वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो यीमू की ओर इशारा करती है और वहां से चली जाती है। यीमू बोलता है, ठीक है मैं संभाल लूंगा। चैंगमो ठंड से कांपने लगा और उसे छींकें आने लगी। यीमू को लगा अब तो इन्हें सर्दी लग जाएगी, इसकी वजह से उसने जल्दी किया और उसने चैंगमो को सूखे कपड़े पहनाए और जल्दी से ड्राइविंग स्टार्ट की। घर पहुंचने में लगभग उन्हें आधा घंटा लगा। चैंगमो की पॉकेट में उसने चाबी खोजी और घर का दरवाजा खोला और चैंगमो को अंदर ले गया। यीमू मुस्कुराया और उसने चैंगमो को बेड पर लेटा दिया और उसके कपड़े निकाल दिए और उसको एक रजाई से ढक दिया। उन दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, वो दोनों एक दूसरे की सांसें भी सुन सकते थे। चैंगमो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसकी पूरी बॉडी से शराब की स्मेल आ रही थी। वो अपनी पलकें झपका रहा था जैसे कि उसे कोई बुरा सपना आ रहा हो। यीमू ने चैंगमो को सहारा दिया और उसको लेटाया और बहुत देर तक वो चैंगमो को ऐसे ही देखता रहा। उसका फेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और चैंगमो की आंखें बहुत ही गहरी थीं। वास्तव में देखा जाए तो चैंगमो यनचेन से काफी मिलता जुलता था। उसके चेहरे की शेप बिल्कुल यनचेन जैसी थी, खासकर उसकी आंखों की शेप। शायद यही वजह है कि वो बिना रिजिग्नेशन दिए वो इस इंसान के गुस्से को बर्दाश्त करता रहता है। बेशक यीमू की फीलिंग अब फीकी पड़ चुकी हैं और अब उसे उतना प्यार नहीं है, मगर फिर भी यीमू को यनचेन की आदत थी। वो जब भी उसके बारे में सोचता है तो बेकाबू हो जाता है। जब वो चैंगमो की ओर देखता है तो उसे यनचेन की याद आती है। यीमू ने अपने लिप्स को वाइट किया और एक्सप्रेशनलेसली चैंगमो को देखा और उसको लेटाकर वहां से निकल गया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लंबे समय तक स्ट्रेस के कारण चैंगमो की नसें दर्द करने लगी थी
और उसके माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना भी था। चैंगमो ने अपना चेहरा चिड़चिड़ेपन से पोंछा। वो बस सोच रहा था कि आज रात ये क्या हो गया। ये सोचते हुए वो बिस्तर से उठता है और बाथरूम में जाकर हॉट शावर लेता है। गर्म पानी उसकी पूरी बॉडी पर बह रहा था और पूरे बाथरूम में स्मोक फैल गया था। चैंगमो ने लगभग 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखी और उसके ऊपर पानी बहता रहा। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद में उसने अपने कदम सीधे किचन की ओर बढ़ाए। शाम के 10 बज चुके थे और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने रेफ्रिजरेटर खोला और उसने देखा उसकी इमरजेंसी के लिए कुछ स्टॉक है। उसने खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव खोला और उसमें खाना गर्म करने रख दिया। 10 मिनट के बाद खाना गर्म हो गया था। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर ही खिड़की के बाहर देखकर भौंक रहा था। आमतौर पर आम इंसान के होने पर कुत्ते नहीं भौंकते। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चोर है। चैंगमो को थोड़ा शक हुआ। वो अपने चारों ओर देखने लगा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। बाहर बहुत ही अंधेरा था और ठंडी हवा के अलावा वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना मुंह फेरा और वो टेबल की ओर लौटा तो उसने देखा टेबल पर रखा हुआ खाना खत्म हो चुका है और प्लेट खाली है। उसने चारों ओर देखा और उसने पाया मास्टर ही ने सारा खाना खा लिया है और उसका जो लास्ट स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। चैंगमो का मुंह काला पड़ गया और वो सोचने लगा ये कुत्ता कितना चालाक है। इसने ब्रेड के और मीट के टुकड़े के लिए उसे पागल बनाया। तभी चैंगमो का फोन बजने लगा। चैंगमो ने स्क्रीन की ओर देखा और कॉल रिसीव किया। तभी उधर से आवाज आई, अरे मिस्टर चैन, आप क्या कर रहे हैं? कॉल पर जी यांग यांग था। चैंगमो ने उससे हेलो भी नहीं बोला। उसने बस इतना पूछा, क्या बात है? जी यांग यांग का चेहरा उदास हो गया और पिटीफुल होने की एक्टिंग करने लगा और बोलने लगा, आज मेरे फादर ने मेरी पिटाई लगा दी और उन्होंने कहा है वो मेरे एक्सपेंस का खर्चा अब नहीं देंगे अगर मैंने इस हफ्ते तक कोई जॉब नहीं ढूंढी तो। जी यांग यांग बिना आंसू के रोना चाहता था। मेरे दोस्त, क्या तुमसे भीख मांगना ठीक है? सच में मेरे फादर ने कहा है अगर मुझे इस हफ्ते तक नौकरी नहीं मिली तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मेरी मदद करो। चैंगमो का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो जानता था जी यांग यांग के साथ में उसके अच्छे संबंध हैं। अगर वो उसको मना कर देता है तो ऐसा करना अनुचित होगा और उसके साथ में वो ऐसा नहीं कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद में वो सीढ़ियों पे अपने कदम बढ़ाता है और बोलता है, मैं कोई भी डिपार्टमेंट तुम्हें नहीं सौंप सकता। तुम्हें जो डिपार्टमेंट में काम दिया जाएगा तुम्हें वो करना होगा। मैं अपनी कंपनी को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं किसी का सहयोग करता हूँ, इसीलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और जो तुमको बोला जाएगा वो तुम्हें करना होगा। जी यांग यांग बोलता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं कड़ी मेहनत करूँगा और तुम्हारी इज्जत नहीं जाने दूंगा। जी यांग यांग कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं जानता था, इसलिए वो आसानी से मान गया और वहीं वो खुश होने लगा। चैंगमो ये कहकर ज़्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो बोलता है और कुछ नहीं बोलता। तभी जी यांग यांग बोलता है, क्या तुम अभी फ्री हो? क्या तुम डिनर करने के लिए बाहर चलना चाहते हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो चलो। चैंगमो वैसे तो मना करना चाहता था मगर उसने देखा कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, इसीलिए वो मना नहीं करता और सीधा बाहर चला जाता है और वो देखता है जी यांग यांग ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है चैंगमो के घर के सामने। जी यांग यांग की इलेक्ट्रिक कार थी। चैंगमो उसको देखता है और उसका दरवाजा खोलता है और उसमें बैठ जाता है। जी यांग यांग बोलता है, अभी हाल ही में मैंने सुना है एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसमें कि काफ़ी अच्छे आइटम्स हैं, क्यों ना हम उसको ट्राई करें? चैंगमो शांत रहता है और कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ अपनी गर्दन हिलाता है। हालांकि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहां पर बड़े बड़े चाइनीज अक्षरों में लिखा था क्लोज क्लोज। रेस्टोरेंट क्लोज था और ठंडी हवा चल रही थी। लगभग आधा घंटे ड्राइव करने के बाद में वो लोग वहां पहुंचे थे। चैंगमो का मूड पहले से ही खराब था, ये देखकर उसका मूड और भी खराब हो जाता है। जी यांग यांग को बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपना सर रगड़ने लगता है और माहौल को शांत करने के लिए वो हंसने लगता है और बोलता है, अगर हम इधर उधर थोड़ा और देखें तो हमें कोई ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट तो मिल ही जाएगा खाना खाने के लिए या कोई होटल। बोलते बोलते वो गाड़ी चला रहा था
चैंगमो उसके साथ में लंबे समय से था, तो वो जी यांग यांग से कुछ नहीं कहता। वो उसको डराना नहीं चाहता था। एकमात्र उसका दोस्त था जो उसके साथ में संपर्क में था। जी यांग यांग बहुत देर तक गाड़ी चलाता रहता है और चारों ओर देखता रहता है, मगर उन्हें कोई भी होटल नहीं मिलता। जी यांग यांग की गाड़ी की बैटरी खत्म होने लगती है। तभी वो उसको चार्जिंग पॉइंट पे लगाता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और सिगरेट पीने लगता है। चैंगमो का मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो जियांग यांग के हाथ से सिगरेट ले लेता है और पीना शुरू करता है। तभी जियांग यांग बोलता है, लेकिन तुम तो स्मोक नहीं करते। चैंगमो उसको टेढ़ी नजर से देखता है और जियांग यांग चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। बहुत लंबे समय बाद वो बोलता है, जिस इंसान के बारे में तुम सुबह बात कर रहे थे, क्या वो तुम्हारी कंपनी का ही वर्कर है? चैंगमो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो जवाब देता है, सो जियांग यांग बोलता है, तो तुम फिर उसे काम से निकाल क्यों नहीं देखते? इससे तुम्हें उसे देखना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। चैंगमो उसकी ओर तिरछी नजर से देखता है और बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सू जियांग यांग बोलता है, क्या वो काम करने में बहुत अच्छा है? चैंगमो बोलता है, उसके आने से हमारी कंपनी को बहुत ही प्रॉफिट हुआ है और मेरे लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। सू यांग यांग समझ जाता है कि चैंगमो का मूड अब भी ठीक नहीं है और बहुत ही मौसम खराब हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वो दोनों कार के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी सू यांग यांग बोलता है, क्या वो वर्कर सुंदर नहीं है? चैंगमो उसकी ओर गुस्से से देखता है और कोई भी जवाब नहीं देता। चैंगमो को स्मोक करता हुआ देख सू यांग यांग बोलता है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम बोल सकते हो, उस बात को अपने तक मत रखो। चैंगमो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है और बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो। जियांग यांग उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मगर अगर तुम मुझे अपना भाई समझते हो या दोस्त समझ सकते हो तो तुम मुझे बता सकते हो आखिर में बात क्या है। चैंगमो कुछ नहीं बोलता और वो सीधा देखता रहता है। रात का दृश्य बहुत ही सुहावना था। तभी जियांग यांग आगे की ओर इशारा करते हुए बोलता है, अरे वाह, देखो वो रेस्टोरेंट खुला हुआ है, क्यों ना हम उसी में चलें और चलकर खाना खाएं। चैंगमो ने अपना सर नीचे किया और अपनी आंखें भी नीची कर ली। सिगरेट पूरी तरह से जल चुकी थी। तभी जियांग यांग बोलता है, अरे तुम क्यों नहीं जा रहे? चलो ना, चलते हैं। हालांकि चैंगमो अभी भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वो अपनी आंखों से रेस्टोरेंट की ओर घूरे जा रहा था और वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। जियांग यांग चैंगमो की दृष्टि की दिशा में देखता है और उसे खिड़की पर बैठे दो लोग दिखाई देते हैं जो कि बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। वे दोनों ही बहुत सुंदर थे। उनमें से एक को जियांग यांग जानता था। वो चैंगमो का भाई यनचेन था। उसने पहले चैंगमो की कंपनी में दूसरे इंसान को भी शायद देखा था। उसे याद आता है, शायद उसका नाम यीमू है। जियांग यांग ने चैंगमो के मुंह से ये सुना है कि उसका भाई होमोसेक्सुअल है। यहाँ तक कि उसकी शादी भी हाई प्रोफाइल टाइप से हुई थी। इतनी आधी रात को यीमू यनचेन के साथ में डिनर करने निकला और वो भी कैंडल लाइट डिनर। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हों? यीमू का प्लान चैंगमो को घर छोड़ने के बाद सीधा घर जाने का था, मगर उसे रास्ते में कॉल आ जाता है क्योंकि नंबर अननोन था जो कि उसकी बुक लिस्ट में सेव नहीं था। उसे वो कॉल उठाना पड़ता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए।